प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। आपने नाम तो सुना होगा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, लेकिन वो प्रोसेस कैसे होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो उन्हें भी जानना हमें जरूरी है। तो आप जानते हैं कि हरे पौधे जो होते हैं वो ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। चलिए देखें कि किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है। ये है सूर्य, ठीक है। सूर्य की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। आप जानते होंगे कि पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। ओके, तो ये जो क्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण के कारण होती है। क्यों? क्योंकि ये जो पत्ती होती है उसमें पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा। हरा किसके कारण होता है, हरित लवक के कारण, जिसे हम क्लोरोफिल भी बोलते हैं। क्या होता है पत्तियों में, हरित लवक। इस हरित लवक की उपस्थिति के कारण, यहाँ पर जो हरित लवक होता है उसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, और उसी की उपस्थिति के कारण जो पौधे होते हैं वो भोजन बना पाते हैं। ओके, सूर्य का प्रकाश भी होना आवश्यक है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी संभव नहीं होगी। तो डेफिनेशन समझ में आ जाएगी अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गई। यहाँ जो जड़ें होती हैं हर पौधे में होती हैं, आप जानते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, जड़ों के माध्यम से क्या लेते हैं, पानी। यहाँ क्या जाता है, पानी। ओके, अब वायुमंडल, हमारे चारों तरफ का जो वायुमंडल है वहां से पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यहाँ सूर्य का प्रकाश तो पत्तियों को मिल ही रहा है, और चौथी चीज हरित लवक। ये चार चीजें अगर उपस्थित हैं तो पौधे अच्छे से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अपना पूर्ण कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि जड़ों से क्या चाहिए रहता है, पानी। वायुमंडल से क्या चाहिए रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हरित लवक तो यहाँ पत्तियों में होता ही है, और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अब अपन डेफिनेशन के तौर पे देखें तो देखें, हरे पौधे, कौन से पौधे, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है, और किसका निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, तथा ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब इतनी याद रहे नहीं रहे, है ना, तो उसके लिए अब आप रिएक्शन देखें। अगर आपने रिएक्शन समझ ली अच्छे से तो आपको पूरा डेफिनेशन को रटना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से उसे बता पाएंगे। देखिए, पौधों ने क्या लिया था सबसे पहले, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ले ली मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, जड़ों से क्या लिया, पानी। ये भी 6 ले लिए मैंने। ओके, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है जिसे हम भोजन बोलते हैं। भोजन ग्लूकोज के रूप में ही प्राप्त होता है, तो भोजन बन गया। और कौन सी गैस निकल रही है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप जानते ही हैं, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 21%। ओके, नाइट्रोजन के बाद दूसरा स्थान ऑक्सीजन का ही है। चलिए देखिए अपन, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, अब मैं इससे आप देख ले पहले, कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 6, यहाँ भी कितने, 6, बैलेंस है। ओके, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 12, यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 12, और ये 6, तो 6 तो यहाँ पर है, और 6 दूनी 12 यहाँ पर है। तो सारी चीजें आपकी एग्जैक्टली बराबर बराबर है। ये रिएक्शन में आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन डेफिनेशन देखें। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है इसी कारण पौधे हरे होते हैं, तो अपन यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को ग्रहण करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं, तथा ऑक्सीजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। देखें, हरे पौधे, पौधे कब हरे होते हैं, जब क्लोरोफिल होता है। ओके, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, दूसरे नंबर पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, और किसका निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, तथा ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है सिंपल, रटना भी नहीं पड़ा आपको, और वो डेफिनेशन आपको याद हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये डेफिनेशन है। अब बात आती है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इनके प्रभावित करने वाले कारक बताइए, तो वो भी आपको रटना नहीं है। प्रभावित करने वाले कारक वही है जो आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
अब वायुमंडल में एग्जैक्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर उसकी मात्रा घट जाए, बढ़ जाए, तो वो क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करती है। पर्टिकुलर क्वांटिटी में जितनी मात्रा में 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में, तो उतनी ही मात्रा में हमको प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। अगर उससे ज़्यादा होगी, उससे कम होगी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करती है, प्रभावित करती है। दूसरी चीज जल, ठीक है, भूमि है, भूमि में जड़ है। अब जड़ों से पानी चाहिए तभी तो प्रकाश संश्लेषण होगा, लेकिन जब भूमि में पानी नहीं है तो फिर जल कहाँ से आएगा। ओके, तो दूसरा जो कारक होता है वो होता है जल, ठीक है। भूमि में आवश्यक मात्रा में जल की भी आवश्यकता होती है। यदि जल एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में नहीं मिल पाएगा तो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, अफेक्टेड होती है। ओके, इसलिए जल की आवश्यकता होती है। जल ज्यादा होगा या कम होगा, वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ठीक है। तीसरा है सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, हम जानते हैं पौधे क्यों नहीं रात में प्रकाश संश्लेषण कर पाते, क्योंकि उस टाइम पे सूर्य का प्रकाश नहीं होता। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण संभव है। तो अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, अफेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं वो प्रभावित करने वाले कारक हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं श्वसन क्या है और श्वासोच्छ्वास क्या है। श्वसन मीन्स आप डेली देखते हैं, सांस लेते हैं आप, है ना। तो सांस लेने की जो क्रिया होती है वो भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। श्वसन जो होता है ये हमारी कोशिकाओं के अंदर तक होने वाली प्रक्रिया है, जबकि श्वासोच्छ्वास कोशिका के बाहर होती है। जैसे फेफड़ों तक वायु, जैसे हमने सांस ली और वायु कहाँ तक पहुंची, फेफड़ों के अंदर, ठीक है, फेफड़े तक ही पहुंची और फेफड़ों से बाहर निकलना, ठीक है। ऑक्सीजन का अंदर पहुंचना फेफड़ों तक और CO2 का फेफड़ों से बाहर निकलना, इतनी जो क्रिया होती है उसे हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये क्रिया जो होती है सिर्फ फेफड़ों तक ही सीमित रहती है, कोशिका के अंदर इसका कोई योगदान नहीं होता। ये दो प्रकार का होता है श्वासोच्छ्वास, निःश्वसन और निःश्वसन, जिसके बारे में डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। बस इतना समझ लीजिए, निःश्वसन मीन्स होता है वायु को शरीर हमारे अंदर लेना। जैसे हम सांस लिए, ठीक है, तो सांस लिए तो वायु कहाँ गई, अंदर। तो अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, निःश्वसन। फेफड़ों तक पहुंच रही है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना, फिर बाहर निकलेगी, अंदर लेंगे, फिर बाहर सांस छोड़ेंगे। तो बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, निःश्वसन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो ये क्रिया क्या होती है, श्वासोच्छ्वास, जो फेफड़ों तक ही सीमित है, यानी वायु को अंदर लेना और वायु को बाहर छोड़ना, ये जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास। ये सिर्फ एक रासायनिक प्रक्रिया है, ओके, इस जैविक प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ एक रासायनिक प्रक्रिया है। और इसकी में क्या होता है, सिर्फ हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। अब हम देखें यहाँ श्वसन के बारे में देखें। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। फेफड़ों के अंदर जब हमने सांस ली तो वायु कहाँ गई, फेफड़ों में, और फेफड़ों से ही वो सीमित नहीं रह जाती। फेफड़ों से रक्त के माध्यम से वो जो वायु है, जैसे ऑक्सीजन है, फेफड़ों से कहाँ पर जो धमनियाँ होती हैं, धमनियों के माध्यम से धमनियाँ ले जाती हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त। तो धमनियों के माध्यम से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचना, ठीक है, हर एक कोशिका में पहुँचाया जाता है। और कोशिकाओं के अंदर हम जानते हैं जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, सबसे पहले देखो श्वसन की क्रिया किस तरह से होगी। श्वसन की क्रिया में सांस ली तो वो वायु कहाँ गई, फेफड़ों में। फेफड़ों से रक्त के माध्यम से हर एक कोशिका में ऑक्सीजन पहुँच गई, हर एक कोशिका में, ठीक है। और हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अभी हमने प्रकाश संश्लेषण में भी देखा था। तो जो ग्लूकोज होता है, जो भोजन होता है, उसके साथ में वो ऑक्सीजन क्या करती है, वापस से पुनः क्रिया कर लेती है कोशिका के अंदर। यानी भोजन, जो पचा हुआ भोजन है, कोशिका के अंदर पहुंच चुका है, और ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन भी कोशिका में पहुंच चुकी है। देखिए कोशिका में दो चीजें पहुंची, ये आप एक सेल मान लीजिए, ठीक है। हमारा शरीर जो है वो विभिन्न सेलों से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो हमने जब भोजन ग्रहण किया तो भोजन पूरी तरह से पच चुका है। सपोज दैट यहाँ पर ग्लूकोज C6H12O6 आ चुका है, ठीक है।
छोटी आंत के माध्यम से पचा हुआ भोजन हर एक कोशिका में पहुंच जाता है। अगर ये हर एक कोशिका में नहीं पहुंचेगा, ग्लूकोज ही है हमारे शरीर का पेट्रोल, अगर यही नहीं होगा तो हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये हर एक कोशिका में पहुंच जाता है, ये पेट्रोल है हमारे शरीर का जो ग्लूकोज होता है। तो ये तो भोजन जब हम करेंगे तो ये तो पहुंच ही गई, ठीक है। अब हमने सांस ली, जब हमने सांस ली तो ऑक्सीजन जो होती है वो फेफड़ों से होती हुई धमनियों के माध्यम से हर एक कोशिका में पहुंचती है। तो यहाँ पर कौन पहुंच जाएगी? ऑक्सीजन। ओके, तो हम मैं आपको यही प्रोसेस बता रही हूँ। प्रकाश संश्लेषण जो अपन ने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था उसी का जस्ट अपोजिट होता है श्वसन। ओके, अपन वहां पर क्या कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण में? देखिए मैं रिएक्शन बताती हूँ आपको, रिएक्शन के थ्रू समझाती हूँ। ये ग्लूकोज है, हमारी कोशिका के अंदर भोजन किया तो पहुंच गया, हमने सांस ली तो क्या पहुंच गई? ऑक्सीजन पहुंच गई, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी हमको कितनी लेनी पड़ेगी? 6। तो ये आपस में जब क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 और 6 जल के अणु बाहर निकलेंगे। देखिए उल्टा हो गया कि नहीं हुआ? हम भी जानते हैं हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये जो जल होता है, जो एक्स्ट्रा जल होता है, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये क्या होती है? जो श्वसन की प्रक्रिया होती है जस्ट प्रकाश संश्लेषण की अपोजिट होती है। आप रिएक्शन भी देखें तो अपन ने जो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन मतलब समझी थी, उसमें जो चीज अपन ने उधर लिखी थी वो आपकी यहाँ आ गई, और जो चीज स्टार्टिंग में लिखी थी वो कहाँ पहुंच गई? वहाँ, ठीक है। तो श्वसन में क्या होता है? जो भोजन होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके, किससे क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन से। और कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या करता है? मुक्त करता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ये एक जैव रासायनिक प्रक्रम है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जीवों में ही संभव है। श्वसन किसमें संभव है? जीवों में, इसलिए ये एक जैव रासायनिक प्रक्रम है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए ये एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो भोज्य पदार्थ का इसमें ऑक्सीकरण होता है। ये है भोज्य पदार्थ, उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, इसलिए भोज्य पदार्थ का क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। और ये क्रिया कहाँ होती है? कोशिका के अंदर होती है, देखा आपने, है ना। वो कोशिका के बाहर हो रही थी, ये कहाँ होती है? कोशिका के अंदर होती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है? जब ये बनता है तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, यानी इसमें ऊष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है। आप काम तभी तो कर पाएंगे जब आपको एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी हमको तभी मिलती है जब जो भोजन होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, उसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है, सॉरी। तो ये जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा के कारण ही आप क्या करते हैं? कोई भी कार्य कर पाते हैं। जबकि जो श्वासोच्छ्वास होता है उसमें कोई भी ऊर्जा नहीं निकलती, सिर्फ फेफड़ों तक ही सीमित रहता है, बाहर निकलना और अंदर गैस को लेना, ठीक है। इसके लिए श्वसन के लिए हमको एंजाइम्स की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। जबकि श्वासोच्छ्वास की क्रिया के लिए हमें किसी भी प्रकार के एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको ये डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, रिएक्शन के फलस्वरूप भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से श्वसन की प्रक्रिया होती है। अब अपन अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।